नमस्कार। हिंदी की इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। हमने अज्ञे जी की 2 कविताएं कर ली थी, हमारा देश और नदी का द्वीप। 2 कविताएं हमने कर ली थी। आज हम करेंगे उनकी कविता कितनी नावों में कितनी बार। इस कविता में अज्ञे जी ने जो हमारा पश्चिमी सभ्यता के प्रति आकर्षण है या जो शहरी सभ्यता के प्रति आकर्षण है उसका चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। अज्ञे जी यायावरी प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो विदेशों में जाकर के उन्होंने पूरी दुनिया में देखा है। और जब तक हम किसी चीज़ को नज़दीक जाकर के नहीं देखते तब तक हमारे अंदर एक अलग ही भ्रांति रहती है। उस भ्रांति का चित्रण यहाँ पर किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक मृग मृचिका की तरह है। जैसे मृग मृचिका में हमें दिखता है, जैसे कई बार हम देखते हैं रोड पे चलते हुए ही देख लेते हैं कि देखते हैं रोड पे आगे जैसे पानी है, ऐसे ही मृग मृचिका में उनको दिखता है कि मरुस्थल में थोड़ी दूर आगे पानी है। इस तरह से एक भ्रांति बनी हुई होती है। वही भ्रांति हमें ये बनी हुई है कि विदेशों में ऐसा है, विदेशों में वैसा है, हमारे देश में तो ये होता है, विदेशों में तो ऐसा नहीं होता है। इसी चीज़ का चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है। वो यायावरी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने विदेशों में जाकर के जो देखा उस अनुभव को यहाँ पर साझा किया है। और उन्होंने कहा है कि ये एक मृग मृचिका की तरह है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं हमारा भ्रम टूट जाता है। इसी बात का चित्रण करते हुए वो कह रहे हैं कि ना जाने मैं कितनी बार नाव में बैठ कर के वहाँ गया हूँ और जो मैंने देखा है वो एक मृग मृचिका की भांति है, एक आकर्षण है और कुछ भी नहीं है। बस इसी का चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीरे आश्वस्त एक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्ते, कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन प्राय देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा नर्म प्रकाश, जिसे मैं कोई प्रभा मंडल नहीं बनते केवल चुंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार कितनी नावों में कितनी बार मैं लौट कर आया। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि मेरे देश की जो सभ्यता है, मेरे देश की जो संस्कृति है, वही मुझे वहाँ से खींच करके वापस लाती है। एक उदाहरण में, जैसे अभी हम सुनते हैं तो बच्चों से या हम अपने देश के नागरिकों से जब सुनते हैं, कई बार ऐसे ही बातचीतों में लगता है तो हम कहते हैं कि हमारे देश की ये संस्कृति ऐसी है, ये सभ्यता ऐसी है, तो वो कहेंगे किसी परंपरा पर या किसी भी उस पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि विदेशों में तो ऐसा नहीं है। इसी चीज़ का वर्णन इस कविता में किया गया है कि जो यहाँ है पूरे विश्व में ही हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम कई बार ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ पर अध्यात्म को महत्व दिया गया है, विदेशों में तो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अर्थात आत्मा का जिसके साथ संजोग हो वो कहाँ नहीं होगा, वो तो हर कहीं होगा। इसलिए आत्मिक शांति हमें जो मिलती है, उस आत्मिक शांति के लिए इन्होंने कहा है कि मैं कितनी बार लौटकर अपने देश में वापस आया हूँ। तो जैसे हम कह देते हैं सिर्फ ये हमारी भ्रांति है, विदेशों में ऐसा है, विदेशों में ये हम एक मृग मृचिका की तरह से है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या विदेशों में बस नहीं चलती? क्या विदेशों में हम ये कहें कि वो रोजी रोटी के लिए काम नहीं करते? कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पर है? क्या विदेशों में गरीब नहीं है? सारे अमीर ही हैं, वहाँ भी गरीबी है। तो ये हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे इंडिया में ऐसा होता है, हमारे भारत में ऐसा होता है, विदेशों में ऐसा नहीं होता है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है।
उदाहरण के तौर पर मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक किताब है उस कर्म योग, वो भी घूम कर के पूरी दुनिया को उन्होंने जाना था। उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव जो साझा किए थे उन्होंने भी अपनी किताब में ये वर्ड अच्छे से ये शब्द डले हुए हैं, क्लियर, ये है बुक के 3-4 पेज पे ही आपको मिल जाएगा। तो उस पे जब हम देखते हैं तो उन्होंने अच्छे से क्लियर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि भी हम अपने पूर्वजों के लिए हम कुछ पितृ शांति के लिए कुछ इस तरह का करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये भ्रांति तोड़ी है उन्होंने। हम ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर ये अंधविश्वास है, ये ऐसा, ये भ्रांति उन्होंने तोड़ी है। और इसको तोड़ते हुए उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि हमारे यहाँ पर तो सिर्फ हम अपने जो पितृ हैं उनकी तृप्ति के लिए कुछ संस्कार करते हैं, बल्कि विदेशों में तो उनके डेड बॉडी, मरे हुए शरीर से भी मोह है, वो उनकी मम्मियाँ रखते हैं। अब वो ज़्यादा भ्रमित हैं या हम ज़्यादा भ्रमित हैं, ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो यही चीज़ें समझाने के लिए कहा है कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, ये सृष्टि हर कहीं वही एक जैसा ही हमें दिखाई देता है, पूरे विश्व में वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जो पर्यावरण है उसके हिसाब से वेशभूषा का, रहन सहन का, खान पान का बदलाव आता है। बाकी बात अगर हम विचारधारा की करते हैं तो विचारधारा पर जब हम जाते हैं तो वो ही चीज़ हमें हर कहीं देखने को मिलती है। ये चीज़ उन्होंने इसके माध्यम से कही है। बस सिर्फ हमें एक आकर्षण है पश्चिमी सभ्यता के प्रति या शहरी सभ्यता के प्रति, इस आकर्षण को उन्होंने मृग मरीचिका की भांति बताया है और उसी का वर्णन इस कविता में किया है। और वो कह रहे हैं कि मैं ना जाने कितनी बार मैं जगमगाती हुई नावों में बैठ करके मैं वहाँ गया हूँ। जगमगाती हुई नावों में बैठ करके मतलब आकर्षण में भर करके मैं भी वहाँ गया हूँ। और जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने देखा कि यहाँ से अच्छा तो मेरा देश था, और फिर मैं लौट करके अपने देश में आया हूँ। इसी बात की चर्चा इस कविता में की गई है। कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कितनी बार, ये करें कि मैं विदेश में चला गया था, विदेशों की संस्कृति में मैं आकर्षित होकर के, और मेरे अंदर जो एक भ्रम, एक मृग मरीचिका पैदा हुई थी, उस मृग मरीचिका में मैं फंस करके, उस आकर्षण में फंस करके मैं भी कई बार विदेशों में गया हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने देखा कि मेरी संस्कृति, मेरा देश तो बहुत ही ऊंचा है, वहाँ जो आत्मिक शांति है वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए कितनी दूरियों से कितनी बार उन डगमगाती हुई नावों में अर्थात वहाँ पर विचारधारा का कोई एक स्थायित्व नहीं है, वो स्तर नहीं है। इसलिए उन डगमगाती हुई नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। हे मेरे देश की संस्कृति, हे मेरे देश में कितनी बार मैं तुम्हारी ओर लौट करके आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, क्योंकि यहीं पर मुझे वो आत्मा की ज्योति दिखाई देती है जिसमें आत्मिक शांति मिलती है। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे के ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल, कितनी बार मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ये कह रहे हैं कि ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देख भी पाता। कुहासा होता है कोहरा, जब कोहरा होता है तो हमें दिखाई नहीं पाता। ऐसे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस ब्रह्म रूपी कोहरे में अज्ञानता के कारण मैं इस चीज़ को ना पहचान पाता। अगर देखिए, जब कोहरा होता है, जब हम उस कोहरे के पार नहीं जाते तब तक हम उसके उधर की चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। इसी चीज़ को ये बता रहे हैं कि उस कोहरे में जब तक मैं उस कोहरे के पार नहीं जाता, अर्थात जब मेरा भ्रम ये नहीं टूटता, अगर मैं वहाँ जाता नहीं तो ये कह रहे हैं कि कभी कुहासे में तुम्हें देख नहीं पाता, कि अगर मैं उस कोहरे में अर्थात मैं उस अज्ञानता में ही रहता तो मैं मेरी छोटी सी ज्योति, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाता।
लेकिन कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमन में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। लेकिन जैसे ही मैंने उस कोहरे में भी एक छोटी सी ज्योति को मैंने पहचान लिया और उस रुपहली झलमल ज्योति में पहचानते हुए तुम्हारे प्रभामंडल, तुम्हारे आभामंडल को मैंने जब पहचाना तो मुझे पता चला कि विदेशों में क्या है और मेरा देश क्या है। इसलिए मैं लौट करके वापस आया, क्योंकि मेरे देश में जो आत्मिक शांति है, मेरे देश में जो जीवन की दौलत है, मेरे देश में जो इंसानियत की दौलत है, वो कहीं और नहीं है। इसलिए मैं कितनी बार लौटकर तुम्हारी ओर आया हूँ। इस तरह से उसमें जीवन का निरंतर द्वंद्व चल रहा है अज्ञे जी के विचारों में, कि वो विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच द्वंद्व चल रहा है, और उसी द्वंद्व को वो कह रहा है कि मैं बार बार वहाँ लौट करके गया हूँ, लेकिन फिर वापस मैं अपने ही देश में लौट करके आया हूँ। और मैंने देखा है, जब मैंने दोनों संस्कृतियों की तुलना कर करके देखा है, तो मेरे देश की संस्कृति उससे बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृति, उससे बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। धीरे आश्वस्त ऐक्लांत ओ मेरे अनबुझे सत्य। कितनी बार ये कह रहे हैं कि इस तरह से मैं धीरे धीरे आश्वस्त होकर के ऐक्लांत, बिना थके हुए, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कि ये सत्य कभी मिट नहीं सकता, कभी बुझ नहीं सकता, ये अनबुझा सत्य, ये अटूट सत्य है कि मेरे देश में और विदेशी संस्कृति में इतना अंतर है कि जो चकाचौंध मैंने यहाँ देखी थी, वहाँ जाते ही वो मृग मृचिका मेरी दूर हो जाती है, वो चकाचौंध दूर हो जाती है और मुझे सत्य का ज्ञान होता है। तब मैं पाता हूँ कि अटूट सत्य जो मेरे देश की परंपराओं में, मेरे देश की रीति रिवाजों में, मेरे देश की संस्कृति में था, वो ये यहाँ पर नहीं है। इसलिए कितनी बार मैं लौट करके वापस आया हूँ। जब मुझे इस कुहासे अर्थात इस कोहरे से, इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल करके जब मुझे ज्ञान की रोशनी मिली, तब मुझे ज्ञान हुआ और मैं तब लौट करके अपने ही देश वापस आया हूँ। मैं कितनी बार, कितने जगमग जहाज मुझे खींचकर ले गए कितनी दूर, किन प्राय देशों की बेदर्द हवाओं में। अब ये बता रहे हैं कि हमारे देश में और उनमें क्या फ़र्क है। ये कह रहे हैं कि मैं कितनी बार, कितने जगमग जहाज़ों में, ये कह रहे हैं कि मैं आकर्षण भरे जगमगाते हुए जहाज़ों में बैठकर न जाने कितनी बार मैं, मुझे खींचकर ले गए कितनी दूर, कि वो जगमग, वो आकर्षण मुझे खींचकर कितनी, मेरे देश से कितनी दूर ले करके गया है, अर्थात मैं विदेशों में चला गया हूँ, किन प्राय देशों की बेदर्द हवाओं में। लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर के देखा है तो देखा है कि उन प्राय देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधी आते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। कितनी बार मुझे ये करें कि जब मैं वहाँ जगमगाती हुई जहाज़ों में मैं बैठ करके वहाँ गया हूँ, अर्थात आकर्षण में भर करके मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, तो मैंने जब वहाँ की सभ्यता को हकीकत में अपनी ज़िंदगी में जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पर प्राय देशों में सिर्फ बेदर्द हवाएं हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ बटाने के लिए मेरे देश की संस्कृति ऐसी है, यहाँ पर इंसानियत बसती है, लोग उसकी मदद करने चले जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ जैसे ही हम गए तो हमारे ऊपर सबसे पहले एक छाप लगी कि ये विदेशी है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ हमने देखा कि वहाँ प्राय देशों की बेदर्द हवाएं हैं, वहाँ पर कोई हमारा हमदर्द नहीं है। वे बेदर्द हवाएं हैं जहाँ पर नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है। नंगे अंधेरे अर्थात जहाँ पर हमारा अज्ञानता है ना, उस अज्ञानता को और भी बढ़ाया जा रहा है। और अज्ञानता क्या है? विषय वासनाओं में फंस जाना, बस एक चकाचौंध में फंस जाना। ये चकाचौंध में वहाँ फंसे हुए हैं, वो जिंदगी के रहस्य को जानते ही नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ मैंने देखा कि उन नंगे अंधेरे कोई और उघाड़ा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। वो कह रहे हैं कि वो जो प्रकाश बता रहे हैं ना, जिसको वो ज्ञान कर रहे हैं, वो ज्ञान भी एक नंगे अंधकार को ही उघाड़ रहा है, वो भी अज्ञानता को ही फैला रहा है, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते हैं। करें कि उनके उस अज्ञानता में कोई भी आभामंडल नहीं बनता है, केवल चौंधी आते हैं। वो एक ऐसा प्रकाश पड़ता है जिसमें बहुत तेज प्रकाश पड़ता है आकर्षण का, तो आंखें हमारी चौंधी आ जाती हैं। ऐसे ही करें कि वो एक ऐसा आकर्षण, उसमें हम चौंधी आते हैं,
अर्थात उसमें सिर्फ हम भ्रमित ही होते हैं, इसके अलावा उसमें जिंदगी की सत्यता कुछ भी नहीं है। केवल वो कहते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य, तथ्य तथ्य पुकारते हैं, बस इसके अलावा और कोई भी वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। दूसरी और वहाँ पर खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार ये कह रहे हैं कि इस तरह से मैं वहाँ पर खिन्न होकर, दुखी होकर, व्याकुल होकर के, संत्रस्त होकर के फिर लौट करके मैं अपने देश की तरफ आया हूँ। इस तरह से मैंने देखा है कि वहाँ पर कोई आभा मंडल नहीं बनता है, लेकिन मेरे देश में यहाँ पर जो संस्कृति, जो सभ्यता है, जो ज्ञान है, बहुत ही ऊंचा ज्ञान है। यहाँ पर हमें हमारा सर्वांगीण विकास किया जाता है, सिर्फ हमें मोह या विषय वासनाओं का ही ज्ञान नहीं दिया जाता। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ पर जो विक्रम संवत, आप हिंदी में पढ़ते होंगे, विक्रम संवत और उनकी जो ईस्वी है, एक मोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है कि वो जिस ज्ञान को कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि विदेशों में बहुत ज्ञान है, वहाँ पर इस चीज़ की सर्च हो गई, उस चीज़ की सर्च हो गई। ये उदाहरण मैं आपको दे करके बताना चाहूँगी कि जैसे अभी 2013 में, 12 में, 14 में ऐसा कुछ था कि भी अमेरिका ने ये कहा है कि ब्रह्मांड में ओमकार का गुंजन हो रहा है। मतलब अमेरिका ने मोहर लगा दी तो हम उसको मान गए। हमारा जो ज्ञान है या हमारे जो एक भ्रांति या सोच बन गई है, उसको मैं बता रही हूँ कि हमने मान लिया कि हाँ, पूरे ब्रह्मांड में ओमकार का गुंजन होता है। जबकि अगर हम देखते हैं हमारे जो शास्त्र ग्रंथ हैं, हमारे जो ऋग्वेद हैं, हमारे जो वेद हैं, उनमें पहले से ही लिखा हुआ है कि ओमकार का गुंजन होता है। और वेद कितने सौ साल पहले लिखे गए थे, उन्होंने तो आज उस चीज़ को बताया है। इसका मतलब किसकी संस्कृति आगे थी, ये चीज़ खुद ही तुलना कर करके देख ले। दूसरा, हम जो अंग्रेजी कैलेंडर पढ़ते हैं, जिसमें जनवरी फरवरी जो हम पढ़ते हैं, ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ईस्वी जिसको हम बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो हिंदी का पंचांग विक्रम संवत जो चलता है, उसी की तुलना करके हम देखते हैं। हमारा जो विक्रम संवत बना था ये 57 साल पहले बना था, और जो अंग्रेजी कैलेंडर बना है वो 57 साल बाद में बना है। दूसरी बात, हमारा जो कैलेंडर बना हुआ है उसमें एक एक बारीक बारीक चीज को बताया गया है कि ब्रह्मांड में कौन से ग्रह नक्षत्र का प्रभाव किस टाइम किस जगह पर कैसा पड़ता है, ये बताया हुआ है उसमें क्लियर। और उसमें ये क्लियर बताया हुआ है कि इस दिन ग्रहण होगा, एक फिक्स डे, कि अमावस को सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। ये फिक्स डे उन्होंने बनाया हुआ है, एक निश्चित तिथि उन्होंने बनाई हुई है। उसके अलावा अगर कभी हुई हो तो बता दो। इतना ही नहीं, वो ये भी बताएंगे कि इस तिथि को ज्वार भाटा आएगा समुद्र में। अंग्रेजी कैलेंडर में कहीं भी ये चीज़ बताई हुई हो तो बता दो। अब किसका ज्ञान ज़्यादा है? अर्थात उन्होंने ब्रह्मांड का ज्ञान, वो एक हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने ग्रंथ लिखा ना, वो कोई बाबा जी या संत, साधु संत नहीं थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो हमें बहुत उच्च कोटि का ज्ञान देते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन किया तो अपनी शोलियत के हिसाब से उन्होंने अपना ही कैलेंडर लगा दिया, अपना ही सब कुछ, प्रशासन पूरा उनका था तो अपना ही सब कुछ उन्होंने व्यवस्था कर दी। शिक्षा उन्होंने ऐसी बना दी जिसमें सिर्फ अक्षर ज्ञान, जिसमें सिर्फ कलरख पैदा होते हो, बाबू पैदा होते हो, उसमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जिससे अधिकारी बन सके या भारतीयों को ज्ञान हो सके। और वही शिक्षा पद्धति आज तक हम ढोए जा रहे हैं। तो मेरा बताने का मतलब, ये जो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण देने का मतलब यही कि एक बार तुलना करके देखिए कि 57 साल बाद बनाया और फिर भी उन्होंने क्या बनाया कि आज 1 तारीख, कल 2, 3, 4, बस गिनती गिन दी और कुछ नहीं किया। और वो भी नकल की, वो भी उनका उपजा हुआ ज्ञान नहीं था, वो भी जो हमारे यहाँ पर बनाया हुआ तो उसकी नकल की है। और देखिए दूसरी तरफ हमारा जो ज्ञान था, उन्होंने इतने 100 साल पहले बता दिया कि फला दिन ग्रहण होगा, फला दिन फलाने नक्षत्र का प्रभाव होगा, और इतना तक बता देते हैं कि फला दिन या फला साल में पृथ्वी का इस तरह का पर्यावरण रहेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से बताई हुई हैं। तो सोचने की बात ये है कि किसका ज्ञान ज़्यादा था। इसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी बताना चाहते हैं कि
कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आकर्षण रहा, एक भ्रांति रही है, और मैं वहाँ अंदर जाकर के इस चीज़ को अच्छे से सोच करके अच्छे से मैंने अपने व्यवहार में देखा है, और उस व्यवहार का ही यहाँ पर उनका जो अनुभव है उसका चित्रण इस कविता में किया है। तब ये कहा है कि कितनी बार उन जगमगाते जहाज़ों में मैं बैठ करके गया हूँ और मैंने हकीकत में देखा है, तब मुझे समझ आया है, तब मेरी वो मृग मृचिका दूर हुई है। ऐसे ही विवेकानंद जी ने भी सेम बात यही कही है, बिल्कुल ऐसे एक समान बात देखते हैं हम। उन्होंने भी यही कहा है कि मुझे पहले आकर्षण था, उन्होंने शिक्षा विदेशों से ली, उन्हें आकर्षण था, लेकिन जब वो वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो देखा कि यहाँ की सभ्यता में और मेरे देश की सभ्यता में क्या फ़र्क है, और उन्होंने देखा कि मेरे देश की सभ्यता तो इतनी ऊंची सभ्यता है कि उसका शब्दों में हम बयान भी नहीं कर सकते। इस तरह से जितने भी महान हमारे विद्वान हुए हैं, या जो भी जाकर के अपने व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार और सिद्धांत अलग बात है, जब व्यवहार में उस चीज़ को देखा है तब उन्होंने देखा है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता विश्व में कितनी ऊंची रही। यूँ ही हमारे देश को विश्व का गुरु नहीं कहा गया था। इसलिए ये तो थोड़ा सा बीच में भी ऐसा समय आया जिससे हमारा थोड़ा पतन हुआ, लेकिन हम फिर उत्थान की तरफ हैं। इसी उत्थान और पतन का चित्रण इस कविता में किया गया है, और विदेशी संस्कृति और हमारे देश की संस्कृति के बीच जो द्वंद्व है उस द्वंद्व का चित्रण इस कविता के अंदर किया गया है। इस तरह से अज्ञे जी ने इस कविता में बहुत ही अच्छा चित्रण किया। अज्ञे जी की एक एक कविता इतनी भाव भरी कविता है कि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने ज़िंदगी का एक और पेज पढ़ लिया है, ज़िंदगी का एक और चैप्टर, एक और अध्याय पढ़ लिया है। इस तरह जो हमारे मन में एक भ्रांति है उस भ्रांति को निकालना चाहिए और हमें हकीकत से रूबरू होना चाहिए। आज इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।